हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन जो सीबीएसई के लिए आया हुआ है टर्म 2 के लिए, उसके बारे में। क्लास 12 का है ये। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा 40 मार्क्स का। टाइम हम लोगों का रहेगा 2 आवर। और जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को है एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि 12 क्वेश्चन है पर पेपर। हम लोगों का जो है वो 4 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स के रहेंगे, 4 क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के रहेंगे एंड 4 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के रहेंगे। यानी इस तरीके से हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको हमें 30 से 50 वर्ड में आंसर करना है। 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको हम लोगों को 50 to 80 वर्ड्स में मार्क्स आंसर करना है। और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर है जिनको कि हमें 80 to 120 वर्ड्स में आंसर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट विच कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इज ईदर insufficient or do not fulfill the eligibility criteria of a jobs to be filled। पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास में अगर हमको दो ऐसे सोर्सेज को एक्सप्लेन करना है रिक्रूटमेंट का, जिसमें हमको ये देखते हुए रिक्रूटमेंट करना है कि जिसमें हमारे जो एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है वो या तो इनसफिशिएंट है, मतलब कि उतने नंबर्स नहीं हैं उनके, या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनके जैसा हमको स्टाफ चाहिए वैसे हमारे पूरे स्टाफ में ही है ही नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि आंसर करना। तो इसका आंसर अगर हम लोग बात करें तो मार्किंग स्कीम वाला जो आपका आता है उसमें रहता है। अगर आपके पास में ये है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा एक बार, तो मैं वहाँ पे इसको डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग को जैसे आंसर करना था, तो यहाँ पे हमको 2 सोर्सेज बस बताने थे। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास में दो इंटरनल रिक्रूटमेंट का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग वन ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैकल्टी स्टेटस एंड पे, है ना। हमको क्या करना है, प्रमोशन करना है, या फिर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को हायर पोजीशन पे, जो कि एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो कैरी कर सकता है, और फैसिलिटीज़ एंड स्टेटस और उसको पे भी हम लोग दे सकते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ अ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर विदाउट सब्सटेंटिव चेंजेस इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयर। या फिर ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है मतलब कि एम्प्लॉय का, जहाँ पे मतलब कि हम लोगों को क्या करना है ना कि एक जगह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। मतलब कि एक डिपार्टमेंट से हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे, जिसमें हम लोगों को किसी तरीके का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज नहीं होगा, उसका स्टेटस में भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ जो जगह जो खाली है वो भर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे, जैसे कि माइका लिमिटेड है, डीलिंग इन ऑल टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, है ना। इट इज़ एंजॉइंग इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, है ना। उसको नाइका है जैसे कि हम लोगों का, वैसे ही यहाँ पे माइका लिया गया है जो कि कॉस्मेटिक ब्रांड है, जो कि इंक्रीज कर रहा है अपना डिमांड को, जो कि उसके प्रोडक्ट्स के पिछले कुछ सालों में हुए हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी नीड्स 100 करोड़ एज अ एडिशनल कैपिटल। अब एक्सपेंशन के लिए उसको 100 करोड़ रुपये ज़रूरत। द कंपनी डिसाइडेड टू रेज फंड थ्रू इक्विटी शेयर्स। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इक्विटी के थ्रू जो है वो अपने शेयर्स के लिए पैसे इकट्ठे, मतलब कि जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसको शेयर से वो कंप्लीट करेंगे। चिराग कपूर, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, रिकमेंडेड दैट द शेयर्स मे बी सोल्ड थ्रू इशूइंग हाउस और हाउसेज और ब्रोकर्स। अब उसके जो फाइनेंस मैनेजर है कंपनी का, उसने रिकमेंड किया कि जो शेयर्स जो है वो या तो बेचे कैसे जाएंगे, तो इशूइंग हाउसेज और ब्रोकर्स,
Identifying and explain the method of recommended by the Kapoor through which the company can be raised additional fund for the expansion of the purpose. अब यहाँ पे जो मिस्टर कपूर ने जो रिकमेंड किया है मेथड, उसको हमको एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये है क्या. तो यहाँ पे है फॉर द सेल फॉर ऑफर for sale. Under this method, securities are not issued directly to the public but are offered for sale through intermediary like house और stock brokers. अब हाउस और स्टॉक ब्रोकर्स क्या हो गए, यहाँ पर सेल्स जो है मतलब कि शेयर्स जो है वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं लाए जाते हैं बेचने के लिए, पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता. उसकी वजह क्या किया जाता है, इंटरमीडियरीज को रख दिया जाता है जो कि इन शेयर्स को जो है वो मार्केट में बेच देते हैं. अब ये कौन हो सकते हैं, हाउसेज हो सकते हैं या फिर स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं. इन दिस केसेस अ कंपनी सेल्स सिक्योरिटीज इम्बॉलिक एट द एग्रीड प्राइस टू द ब्रोकर हु इन टर्न्स रीसेल देम टू इन्वेस्टिंग पब्लिक. अब इसके लिए क्या था कि कंपनी एक प्राइस पे जो ब्रोकर्स होते हैं, ये जो बीच वाले जो हाउस और स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इनको जो है वो दे दिया जाता है और ये उसको फिर बाद में रीसेल करते हैं इन्वेस्टिंग पब्लिक को खुद से अपनी कीमत. मतलब कि यहाँ पे कंपनी का खुद से सेल करने का जो मतलब कि क्या कहूँ, एक प्रेशर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. तो वहाँ पे फिर वो ब्रोकर का काम हो जाता है कि वो कैसे बेचेगा. तो एक सर दर्द कम करने का एक तरीका हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द टू कॉन्सेप्ट विच आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज विच वुड रिवील वेदर कंपनी इज अंडर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड. हम लोगों को 2 कॉन्सेप्ट बताना है जिसको कि हम लोग अप्लाई करके ये पता कर सके कि कंपनी जो है वो अंडर स्टेटेड है, अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है या फिर ऑप्टिमली स्टाफ्ड. तो इसका क्या है, वर्कलोड एनालिसिस करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस है. वर्कलोड एनालिसिस क्या है, दिस वुड enable assessment of the number and types of human resources necessary for the performance of the jobs and accomplishment of organizational objectives. अब यहाँ पे वर्कलोड एनालिसिस में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग एसेस करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ मतलब कि जो है वो हमारे काम है वहाँ पे, एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो हम लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस जॉब्स, मतलब कि जो अलग अलग हमारे पास कितने तरीके के काम हैं और उसके लिए हमारे पास में कितने तरीके के लोग जो है इस तरीके के काम करने के लिए हैं, और हमारा काम जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे. दूसरा है क्या हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस. दिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ अवेलेबल. वर्कफोर्स एनालिसिस में हम लोग देखेंगे क्या कि हमारे पास में कितना नंबर है और हमारे पास में कितने टाइप्स के लोग जो है वो अवेलेबल. उससे भी हम लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ हमारे को मतलब कि कंप्लीट हमारे पास स्टाफ है नहीं है, या फिर कंप्लीट जो है वो ऑप्टिमल है, मतलब कि मैक्सिमम जैसे हमको ज़रूरत है वैसा ही लोग जो है वो स्टाफ हमारे पास में भी. क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ अ कंपनी प्रोग्रेस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. At a periodic interval, identify the function of management involved in the above context. Also briefly explain the steps in the process of the identified function discussed above. अब हमने क्या है ना कि कंपनी का प्रोग्रेस को जो है वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग ले लेते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके से हम लोग जो है वो पीरियडिक इंटरवल पे लेते रहते हैं. आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव कॉन्टेक्स्ट. अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या नेट प्रॉफिट रेशियो, तो ये सब करने के समय में मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है हमको वो बताना है. हम लोगों को साथ में और भी एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या स्टेप्स और प्रोसेसेस जो है वो मतलब कि जो फंक्शन है वो करने के लिए हमको ज़रूरत होता. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है हम लोगों का कंट्रोलिंग, दूसरा क्या हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट, the next step is measurement of actual performance should be measured in the above objective and the reliable manner.
There are several techniques for the measurement of performance. These includes personal observation, sample checking, performance reports, etc. अब यहाँ पे है कि सबसे फर्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि कंट्रोलिंग हो सकता है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि मेजरमेंट हो सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंसेस का। जैसे कि होता है ना कि फर्स्ट हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स को सेट कर देते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि मेजरमेंट करते हैं हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को। परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग मेज़र करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारा एक जो काम करने का तरीका है वो रियलाइबल मैनर में है या नहीं। देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और भी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। दिस इंक्लूड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन और सैम्पल चेकिंग या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो हम लोगों को यहाँ पे है कि हम लोग अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं, वहाँ पे हम लोग सैम्पल चेकिंग कर सकते हैं, या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो है वो ऑप्टिमली अपना सभी लोग अपना काम मतलब कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट होने में। Pavan Kumar, CEO of a e-commerce startup which was facing a problem of a huge employee turnover, decided to hold meeting with the managers to discuss the issue, है ना। पंकज कुमार जो कि एक सीईओ है एक ई कॉमर्स स्टार्टअप में, जो कि एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ह्यूज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, है ना। मतलब कि एम्प्लॉयज़ के उसको जो है वो बहुत एक्सेस जो है वो खर्च आ रहा है। अब इसके लिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक मीटिंग अरेंज करेगा, जिसमें मैनेजर से वो डिस्कस करेगा इस इशू के बारे में। वाइल्ड एड्रेसिंग द मैनेजर इन द मीटिंग, ही एडवाइज्ड देम टू टेक सर्टेन मेजर्स फॉर विच फोकस ऑन साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स, है ना। अब इस मीटिंग को जब एड्रेस कर रहा था तो उन्होंने उसको एडवाइस किया कि उसको कुछ सर्टेन मेजर्स जो है वो मतलब कि ध्यान में देने होंगे, जैसे कि उसको फोकस करना होगा कि साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल फैक्टर्स जो है उन पे। इन ऑर्डर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, एक्सप्लेन एनी टू सच मेजर्स डिस्कस्ड बाय हिम। अब इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको दो मेजर्स मतलब कि डिस्कस करने हैं जो उसके बारे में सजेशन हमको मिले होंगे। व्हेन ही सजेस्टेड दैट जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग सो दैट द जॉब इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब उसमें उन्होंने क्या कहा कि जॉब को इस तरीके से होना चाहिए कि जॉब इतना इंटरेस्टिंग हो कि वो जॉब करना ही वो अपने आप में एक मोटिवेशन हो जाना चाहिए। एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस, ऑल्सो स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम एंड वर्क शुड बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अब उसके साथ में क्या होता है कि एम्प्लॉय को जो है वो हर बात के लिए अप्रिशिएट करना होता है उसके परफॉर्मेंसेस के लिए, और साथ साथ में उसको फ्यूचर के इनकम और उसके फ्यूचर का जो भी वर्क का स्टेबिलिटी होता है उसके लिए। इससे क्या होता है ना कि एम्प्लॉयज़ का जो है वो एक लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। इन ऑर्डर टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द सबॉर्डिनेट्स, ताकि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बना हुआ है। तो हमें क्या करना है ना कि बताना है कि क्या इस तरीके से दो मेजर्स जो है वो उन्होंने डिस्कस किए। अब यहाँ पे है कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, है ना, इसमें से किसी भी दो के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। उन्होंने आखिर यहाँ पे वहाँ पे जो है ना वो बताया गया है, मतलब कि ब्रीफ करके, है ना। आपको बस समझना है कि वो आखिर उन्होंने किस बारे में बात किया, है ना। तो अगर इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बात करें तो उन्होंने नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के बारे में बात किया ओवरऑल, और उसमें उन्होंने क्या रखा था, जॉब एनरिचमेंट के बारे में बात किया, साथ में एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन इन प्रोग्राम्स के बारे में बात किया, साथ साथ में जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात किया। अब जॉब एनरिचमेंट होता क्या है? It is concerned with the designing jobs that include greater variety of content, require high level of knowledge and skills extra। सबसे फर्स्ट तो ये था कि उसको जॉब को इतना इंटरेस्टिंग कर दो कि लोग जो है वो उसमें खुद इंटरेस्ट रहे और उसको मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। तो जॉब इनरिचमेंट का यहाँ पे मतलब कि रहा कि जॉब को इनरिच कर किया जाए ताकि लोग जो है वो उसमें इंटरेस्टेड रहें जॉब करने के लिए।
एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन, जिसमें कि लोगों को जो है वो एक्नॉलेज किया जाए और उनको जो है वो अप्रिसिएशन किया जाए, ताकि उनको लगे कि हाँ हमारा जो कंट्रीब्यूशन है काम करने में के लिए मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में वो ध्यान में दिया जा रहा है। होता ना कि आप ही कुछ कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो अगर कोई अप्रिशिएट कर देता है तो आपको अच्छा लगता है, आप उस काम को और करने के लिए अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं। तो लास्ट है, थर्ड है यहाँ पे कि जॉब सिक्योरिटी। हाँ, अब इसमें एक मतलब कि ये भी कहा गया था कि उनको जो है वो फ्यूचर दिखना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया, जॉब सिक्योरिटी का बात हो रहा है। एम्प्लॉयज़ वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, दे वांट सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट इनकम एंड वर्क सो दैट दे डू नॉट फील वरीड अबाउट दिस एस्पेक्ट एंड वर्क विद द ग्रेटर zeal। अब जॉब सिक्योरिटी रहेगा तो लोग जो है वो अपने काम को जो है वो ज़्यादा मन लगा के करेंगे और अच्छे तरीके से करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। 3 हमें इम्पोर्टेंस बताने हैं डायरेक्टिंग के, या फिर डिफाइन लीडरशिप एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इन्यूमरेट एनी 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। अब हमें क्या है कि बताने हैं 3 पॉइंट इम्पोर्टेंस डायरेक्टिंग के, साथ साथ में लीडरशिप जो है वो एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, और हमें 2 स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी बताने हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या हो सकता है कि एनी 3 इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टिंग हेल्प्स इन द इनिशिएट एक्शंस बाय पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ये भी हो सकता है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट their individual efforts contributed to the organizational performance. Third है directing guided employees to fully realize their potential capabilities by motivating and providing effective leadership। डायरेक्टिंग जो है उसे लोगों को जो है वो गाइड होता है। डायरेक्टिंग जो है वो और क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ नीड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है। इफेक्टिव डायरेक्टिंग ऑल्सो जो है हेल्प करता है कि स्टेबिलिटी और बैलेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करने के लिए, और सिंस फॉस्टर्स द कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द पीपल इन द एंड हेल्प्स टू अचीव अ बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स एक्टिविटीज एंड द डिपार्टमेंट। अब अगर इफेक्टिव डायरेक्शन मिलते रहेगा लोगों को तो जो है वो स्टेबिलिटी और एक बैलेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ रहेगा। अब ये बना हुआ रहे से क्या हो जाएगा कि कोऑपरेशन और कमिटमेंट जो है वो लोगों के बीच में आपस में बना हुआ रहता। और करके एक भी था, हम लोगों को बताना था कि लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, आखिर लीडरशिप जो है वो डायरेक्टिंग में कैसे है, और हमको लीडरशिप स्टाइल्स डिस्कस करना। Leadership indicates about the ability of individual to maintain good interpersonal relation with the followers and motivate them to contribute for the achieving organizational objective or any other correct definition। यहाँ पे है कि लीडरशिप जो है वो एक एबिलिटी है इंडिविजुअल का, ताकि वो क्या करे, एक मेंटेन कर सके गुड इंटरपर्सनल रिलेशन अपने फॉलोवर्स के बीच में, और साथ साथ में उनको मोटिवेट करते रहे ताकि वो कंट्रीब्यूट करते रहे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें से या फिर कुछ भी और भी अगर आपके पास में डेफिनेशन है तो वो आप भी वो वाला भी दे सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे लीडरशिप का स्टाइल, उसमें से मैं आपको 2 बताना है। एक होता है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन, और डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर, और लेजर और फ्री रेन लीडर। अब हमारा जो है ना यही सब नाम जो है वो मतलब कि दोनों का मीनिंग सेम होता है। ऑटोक्रेटिक का बात करें या ऑथोरिटेरियन का बात करें, डेमोक्रेटिक बोले या पार्टिसिपेटिव बोले, दोनों ही मतलब कि मीनिंग सेम है। ऑटोक्रेटिक में होता क्या है ना, लोग जो है वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके फॉलोअर्स जो है वो उसको ओबे करें। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है ना कि पीपल जो है वो एक्शन मतलब कि डेवलप करते हैं एक्शन प्लान्स और डिसीजन लेते हैं, और अपने और जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स रहते हैं उनके साथ में उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। लेजर फेयर में क्या है, डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। लेजर फेयर में वो तब तक अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक कि उनको नहीं लगता कि हाँ हमारे लिए ये ज़रूरत
या मतलब कि फ्री रेंज में आता कि छोड़ दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो, जब मेरी बारी आएगी तो मैं बताऊंगा कि हाँ यहाँ पे ये करना सही था या नहीं था। मतलब या फिर सीधे सीधे उसको कह सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो आप लोग जो कर रहे हैं वो हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। हम लोगों को 3 फैक्टर्स बताने हैं जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी का जो कि अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी 8 यहाँ पे 7-8 दिए हुए हैं, इसमें से हम लोगों को बस कोई भी 3 बता देना है। और वर्किंग कैपिटल जो है वो किसी कंपनी का किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ बिजनेस पर भी डिपेंड करता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, बिजनेस साइकिल पे भी इफेक्ट करता है। अगर बिजनेस साइकिल अभी बूम पे है ना, मतलब कि ऊपर में रहता है, अभी जब यहाँ पे है तो यानी कि कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, जब ऐसे ही डाउन पे चला जाता है तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। सीजनल फैक्टर्स, हाँ बहुत सारे ऐसे हमारे काम होते हैं जो कि सीज़न के ऊपर में डिपेंड करते हैं। सीज़न में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सीजनल ही बिक रहा है तो जब तक सीज़न है तब तक उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जैसे ही वो सीज़न से बाहर चला जाएगा उसको हम लोगों को पैसे का ज़रूरत भी ख़त्म हो जाए। प्रोडक्ट साइकिल का भी होता है, प्रोडक्ट का भी अपना एक साइकिल होता है, कभी वो ग्रो करता है, फिर मैच्योरिटी पे जाता है, फिर वो डिक्लाइन के पीरियड पे चला जाता है। जब ग्रोइंग होता है तो उसको पैसे का कैपिटल का ज़रूरत होता है, लेकिन जब वो डिक्लाइनिंग पे जा रहा होता है तो उसको पैसे का ज़रूरत जो है वो कम हो जाता है। क्रेडिट अलाउड, अब क्रेडिट कितना दे रहे हैं, अगर ज़्यादा क्रेडिट दे रहे तो ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है। क्रेडिट अवेल्ड बाय द फर्म, अब अगर हम ज़्यादा क्रेडिट ले रखे हैं तो हमें कैपिटल का ज़रूरत कम पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो उधार ले करके अपना काम चला रहे है ना। टू द एक्सटेंट विच द फर्म्स अवेल द क्रेडिट ऑन परचेज द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। अब यहाँ पे हम लोग अपना पैसा लगाने के बजाय क्या कर रहे हैं, लोगों से उधार लिए, अपना काम कर लिए, फिर उनको रिटर्न कर दिया, ऑब्वियस बात है कि रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपना पैसा जेब से लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, हमारा कितना ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो चल रहा, रिड्यूसेस द लेवल ऑफ रॉ मटेरियल है ना। एफिशिएंसी अगर हमारा क्या था, उससे हमारा लेवल ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कम हो जाता है। फिनिश्ड गुड्स एंड डेटर्स रिजल्टिंग इन लोअर रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, और इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि फिनिश्ड गुड्स और डेटर्स जो है वो हमारे उसके लिए हमें कम मतलब कि पैसे का कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता। एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल जो है मतलब कि एक ऐसे इन्फ्लुएंस करता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज अ लार्ज द लीड टाइम लार्जर द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इज टू बी स्टोर्ड एंड लार्जर द अमाउंट ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर रॉ मटेरियल हमें आसानी से अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू खरीदते बेचते रहेंगे, रॉ मटेरियल आ रहा है, फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बिक रहा है, फिर आ रहे पैसे, तो इस तरीके से पैसे जो है वो सर्कुलेट होते रहेंगे। लेकिन अगर रॉ मटेरियल ऐसा नेचर का है जो कि साल में किसी एक सीज़न में ही ख़रीदा जा सकता है, उसके बाद वो पूरे सीज़न में ही आप उसको नहीं खरीद सकते, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए हमको कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मैंगोज़ का अगर हम लोग बात करें तो मैंगोज़ अगर है तो हम लोगों का मैंगोज़ क्या सीजनल फूड है, लेकिन अगर जो मैंगोज़ पे बेस्ड जिनका कंपनी होगा तो वो क्या करेंगे, मैंगोज़ को ख़रीद करके रख लेंगे जब वो सीज़न में आया होगा, है ना, क्योंकि ऑफ सीज़न खरीदना महंगा पड़ता है ना, तो ऑन सीज़न में ही उसको क्या करेंगे, खरीद करके रख लेंगे। अब इसके लिए क्या होगा ना कि इसको पहले तो खरीदो, खरीदने के बाद में इसको स्टोर करके रखो ताकि ये ख़राब ना हो, है ना। उसके लिए हमें क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज बनवाओ, दिस दैट, तो उससे क्या होगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर उसी के जगह अगर हम लोग बात करें दूसरे और प्रोडक्ट्स का जो पूरे साल मिल रहा है, उसके लिए हम क्या कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा ज़्यादा, खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, चल रहा है प्रोसेस। द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ कंसर्न परसीव टू बी हायर, अगर हमें एक दिख रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ दिखने वाला है तो हमें क्या करना है, हायर कैपिटल जो है वो लगाना पड़ेगा ताकि हम उस ग्रोथ को जो है वो मीट कर सके। हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जब हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस होता है ना तो हम लोगों को क्या था ना कि लार्ज स्टॉक्स जो है वो रखने पड़ते हैं, साथ साथ में हमारा वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायरमेंट भी इसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस बिकेम हायर विद द हायर रेट ऑफ
इन्फ्लेशन। अब अगर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा रहता है तो भी हमें क्या है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट का ज़रूरत ज़्यादा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे मैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि प्रिया एक रीजनल मैनेजर है XYZ लिमिटेड की, और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई है, और वो ट्राई कर रही है कि रिड्यूस हो जाए वेस्टेजेस उसकी कंपनी के। उसने कुछ स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए अपने परफॉर्मेंस के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, एंड इंश्योरिंग, वो इंश्योर भी कर रही है कि वो टारगेट्स जो है वो मेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड विद द मिनिमम वेस्टेज। सी हैज़ सेटअप अ CCTV कैमरा। अब उसने CCTV कैमरा लगा दिया है जो कि उसको हेल्प करेगा क्लोज चेक रखने के लिए एक्टिविटीज़ पे उसके सबऑर्डिनेट्स पे, ताकि उनको पता रहे कि कैसे एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं अपना। सी ऑल्सो रिवॉर्ड्स द एम्प्लॉय विद द बोनस व्हेन दीज स्टैंडर्ड्स आर मेट। अब वो जो है वो रिवॉर्ड्स भी दे रही है जब ये स्टैंडर्ड्स जो है वो मेट हो जा रहे हैं। तो सी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू इंश्योर अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम this year, though the application of the importance function of the management. Explain any two benefits of the function of the management highlighted above. अब इसमें दो मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमको हाईलाइट करना है जो प्रिया ने यहाँ पे अपनाया है उसके लिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया ना कि अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो सबसे पहले उसमें क्या था उसका कि वो उस फंक्शन को कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है जिसमें वो मतलब कि वो वेस्टेज कम करने की कोशिश कर रही है। उसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो गया कि वेस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है। मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंगिंग टू लाइट द डेविएशन इफ एनी इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शंस, है ना। कंट्रोलिंग फंक्शन यहाँ पे वो अपनाई, जिसमें उसने क्या किया ना कि ताकि उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो उसको भी देख सके। साथ साथ में वो क्या किया कि वो देखना भी चाहते थे कि आखिर उसके जो एक्शंस उसने लिए क्या उससे किसी तरीके का डेविएशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी तरीके का हो रहा है तो वो उसके लिए क्या करता है, करेक्टिव एक्शंस भी ले रही। इंश्योरिंग ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर्स और डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रही है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ईच एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द predetermined standard and norms. This ensures that the resources are used in the most effective and efficient manner. इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, हाँ एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन को भी इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो मोटिवेटेड रहे अपने परफॉर्मेंस को जो है वो साथ में करते रहे। क्योंकि उसने क्या किया कि जब वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जा रहा था जैसा वो चाह रही थी, तो वो क्या कर रही थी, लोगों को अप्रिशिएशन भी दे रही। अब नेक्स्ट है हमारा, हम क्या करना है, एनुमरेट एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में हमें बात करना है। एनुमरेट एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 2019, ठीक है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में है कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात करना है, दूसरे में हमें क्या करना है, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए जो हो रहा है उसके बारे में बात करना। तो राइट्स क्या होते हैं कंज्यूमर के, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली। तो राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू बी अश्योर्ड है, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू बी एड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सभी जो है वो 1996 वाले में भी थे, इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ जो लगभग है वो सेम से ही चल रहा है। अब बात करें यहाँ पे कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होता है। बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, buy only standardized goods, learn about the risk associated with the product, uh, read label carefully, assertive, be honest in your dealing, ask for the cash memo on purchase of the goods and services, file complaint in the appropriate consumer forum in case of a shortcoming of the qualities of goods and purchase of the service availed. Last one is form consumer society which would play an active part in the educating consumers and safeguarding their interest, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो पॉइंट्स बता दिए कि आपको इनमें से सिर्फ 5 को बताना है। यहाँ पे 9 पॉइंट्स जो है वो आपको बताए हुए हैं। हमें
किसी 5 रेगुलेटरी फंक्शन को बताना है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे, रेगुलेटरी फंक्शन जो है उसका, उसके बारे में। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रेगुलेटरी फंक्शन में क्या आता है कि रजिस्टर करना ब्रोकर्स का और सब ब्रोकर्स का, रजिस्ट्रेशन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का एंड म्यूचुअल फंड्स का, regulation of stock brokers, portfolio exchange, underwriters, merchant bankers, and business in the stock exchange and any other security market. Regulation of takeover bids by the company. जो कंपनियां जो बिडिंग वगैरह करती हैं तो उनको भी रेगुलेट करना. कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर एनी taking inspection, conducting inquiries and audit of a stocks exchange and intermediaries, levying fees or other charges for carrying out the purpose of the act, performing exercises such under the Security Contract Regulation Act 1956 as may be delegated by the Government of India. अब परफॉर्म भी करना, एक्सरसाइज करना, कुछ जो पावर्स जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 19 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1956 अकॉर्डिंगली उसको मिला हुआ है, उसको परफॉर्म करना भी उसका काम है, एक फंक्शन में से एक है. क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बस ध्यान से इसका हम लोगों का मेन पॉइंट्स जो है वो हमें बात करना है इसके बारे में. तो इन एन इंटरव्यू with a leading news channel, Mr. Rakesh Kawatra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for the jobs in their organization should make the process of applying jobs easier and candidate friendly. It is for the reason he said that the most progressive companies today have short application process. He also said that the application forms filled by the candidate is very important if it is in form supplied in the form of application form, which helps the managers to eliminate unqualified or unfit job seekers. The company can create mechanisms that attempt to measure the certain characteristics of individuals like aptitude, manual dexterity, and intelligence to personnel, and candidate may be then called for the depth conversation to evaluate their suitability for the job. नेम अभी यहाँ पे है कि हमें किस बारे में बात करना है. तो मिस्टर कवात्रा एक CEO है जो कि किसी कंपनी का नाम है जिसका गेट माई जॉब है, ठीक है. अब उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी सजेशन मांगे कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें तो उसके लिए क्या करना होगा ना कि एप्लीकेशन प्रोसेस को जो है वो शॉर्ट करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई करें और जो अनफिट लोग हैं उनको पहले ही देख करके छांट दिया जाए, क्योंकि एप्लीकेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बता दिया जाता है. नेम द प्रोसेस एंड द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द पर्सन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द जॉब्स डिस्कस्ड अबव. हमको बस इस प्रोसेस और स्टेप्स को बताना है. दूसरा क्या है कि ऑल्सो एक्सप्लेन द 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस विच कैन बी सब्सिक्वेंटली परफॉर्म्ड बाय द कंपनी. साथ में हमें 3 स्टेप्स भी बताना है ताकि कंपनी कोई जो है वो परफॉर्म कर सके. तो सबसे पहले क्या है हमारा सिलेक्शन है. तो इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन डिस्कस्ड जैसे कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है और एम्प्लॉय इंटरव्यू लिया जाता है ताकि सिलेक्शन प्रोसेस को जो है वो चल रहा है. प्रीलिमिनरी में क्या था ना कि लोगों को बस उनका जो डेटा उन्होंने फिल किया फॉर्म में उसी को देख करके पता चल जाता है कि हाँ हमारे लिए फिट है या नहीं है. फिर सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया जाता है लास्ट में सिलेक्शन के लिए. बाय द नेक्स्ट 2 स्टेप्स रेफरेंस एंड बैकवर्ड चेक्स. उनके जो क्या क्या रेफरेंसेस कौन कौन जहाँ वो काम कर चुके हैं वो रेफ़र कर सकते हैं या फिर उनका जो बैकग्राउंड रह चुका है उनके बारे में भी बात किया जा सकता है. सिलेक्शन डिसीजन. दिस फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट. अब जो लोग टेस्ट वगैरह पास किए हैं उनको जो है वो हम लोग सिलेक्शन लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं एंड रेफरेंस चेक्स को भी ध्यान में लिया जाता है. द व्यू ऑफ द concerned manager will be generally considered in the final selection. और इन सभी चीज़ों को जो है वो फाइनल सिलेक्शन में ध्यान दिया जाएगा, मतलब कि स्क्रीनिंग का,
सिलेक्शन टेस्ट का, इंटरव्यू का, उसके रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड्स का, तब जो है वो फाइनल जाकर डिसीजन लिया जाएगा सिलेक्शन के लिए. मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ द decisions before jobs offer is made. The candidate is required to undergo medical test and fitness. The job offer is given to the candidates being declared fit after the medical examination. अब बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिनके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना होता है. तो यहाँ पे है कि उसको भी बता दिया गया है कि अगर ज़रूरत है तो वो मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस हो गया उसके बाद में उसको मेडिकल फिटनेस के लिए भी बुलाया जा सकता है. अगला 3 स्टेप हमें बताना था कि क्या कंपनी जो है वो लेगी, और हमें पहले बताना था कि क्या क्या प्रोसेसेस जो है वो ऑलरेडी कर चुका है. तो ये 3 चीज़ें जो है वो या पहले ही कर चुका था, वो प्रीलिमिनरी सिलेक्शन और इंटरव्यू, एम्प्लॉय इंटरव्यू. नेक्स्ट क्या है 3, तो ये चीज़ें. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, 5 मार्क्स का है, तो हमें अच्छे से थोड़ा ध्यान देना है क्या क्या इसमें बात किया गया है. तो यहाँ पे है क्या कि वंश लिमिटेड एक बड़ा सा रेप्यूटेड कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर क्या करता है, वेंटिलेटर्स. जैसे कि कोविड-19 ब्रेकआउट हुआ है और इन 20 कंपनीज विटनेस्ड इंक्रीज इन द रेवेन्यू बाय 40%. अब उसको जो है रेवेन्यू में 40% का ग्रोथ देखने को मिला. It has planned to further increase the production as capacity, also production of PPE kit, sanitizers and masks in 2022. The finance manager of a company, Mr. Rajiv, feels confident about the future of the companies and its liquidity position. अब वो बहुत श्योर था कि उसका liquidity position जो है वो अच्छा रहने वाला है फ्यूचर में. Discuss the meaning of dividend decisions and in the light of the above statement explain any 2 factors which would be considered by Vansh Limited while formulating dividend policies of the कंपनी. अब इसके रिगार्डिंग हमको बताना है कि क्या क्या डिविडेंड पॉलिसीज जो है वो लिए जा सकते. अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, तो डिविडेंड डिसीजन में जो है ना वो हम लोग इन्वॉल्व क्या करते हैं कि कितना प्रॉफिट जो कंपनी अर्न किया है आफ्टर पेइंग द टैक्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. अब शेयर होल्डर्स को हम लोग कितने देने वाले हैं एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस, और उसमें से कितना जो है वो बिजनेस में रख लिया जाएगा. अब इस चीज़ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें से किसी दो को हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ अर्निंग हम लोगों ने कितना अर्न किया है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, हमें क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के लिए दिख रहा है. अगर फ्यूचर के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छा दिख रहा है तब वहाँ पे हम लोग इनकम को जो है वो रिटेन करना चाहेंगे, है ना, ताकि फ्यूचर में और ग्रो किया जा सके. कैश फ्लो पोजीशन क्या है कंपनी का, उसके ऊपर में भी डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है. जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश, है ना, कि डिविडेंड पे कर रहे थे वो आउटफ्लो है. Company may be earning profit but may be short of cash. Availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend. अब हमें पता है कि अगर हम लोग डिविडेंड देंगे तो वो एक आउटफ्लो है, तो मतलब कि क्या अगर हम लोग डिविडेंड दे तो क्या ये कंपनी के लिए जो है वो डिविडेंड देने का जो डिसीजन है उसके लिए क्या इनफ कैश अवेलेबल है या नहीं. Access of the capital market. Large and reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore may depend less on the retaining earning to finance. अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या है ना कि मार्केट से आसानी से एक्सेस कर पाती है, इसलिए उनको रिटेन अर्निंग रखने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है ताकि मतलब कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए. These companies tended to pay higher dividend than the smaller companies which have relatively lower access to the market.
अब जो छोटी कंपनियां होती हैं जिनको मार्केट में एक्सेस कम होता है, वो लोग रिटेन अर्निंग ज़्यादा रखने का कोशिश करता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी पैसे हैं, अगर इसको अभी दे दिए तो वापस से पैसे लाने के लिए फिर से जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है, वेदांश लिमिटेड हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़, डिविडेंड share into 1 lakh share of 100 each for expansion purpose. The company raised additional funds of rupees 5 lakh. The management is considered the following alternatives to raising a fund. एक वेदांश एक कंपनी है जिनके पास में शेयर कैपिटल जो है वो एक 10 लाख रुपए का है, और डिविडेंड कैपिटल ऑफ 10 लाख, डिविडेंड इनटू शेयर्स एंड ऑफ रुपीज़ 100 इच, जैसा कि जिसका कि डिविडेंड जो है वो लगभग 100 रुपये का हर पे है। अगर उसको एक्सपेंशन पर्पस के लिए कंपनी को जो है वो एडिशनली 5 लाख रुपए और का ज़रूरत है, तो जो मैनेजमेंट जो है वो किन किन ऑल्टरनेटिव्स को जो है वो ध्यान में रख सकता है। इशू ऑफ 5000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 इच, या फिर इशू 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 5 लाख, या फिर या वो डिवेंचर इशू करे या वो मतलब कि इक्विटी करे। कंपनी प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, यानी कि EBIT जो है वो कितना है, 4 लाख रुपए है पर एनम, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम आफ्टर द एक्सपेंशन। और ये मान के चला जा रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक्सपेंशन के बाद में भी सेम रहेगा। Which alternative should be used by the company in order to maximize retain to the equity of the shareholder? अब इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है वो कंपनी यूज़ करेगा ताकि मैक्सिमाइज कर सके वो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके लिए। द टैक्स रेट इज़ 50%, सो द वर्किंग। अब टैक्स जो है वहाँ पे कितना है, 50% है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि वर्किंग भी शो करके दिखाना। ये तो पूरा काउंटिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 लाख रुपए उसने कमाया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड कितना था, 4 लाख रुपए था। कितना उसका शेयर कैपिटल लगा हुआ था, 10 लाख रुपए लगा हुआ था, यानी कि 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसे मिल रहा। EBIT आफ्टर एक्सपेंशन वो भी जो है वो सेम रहने वाला है, यानी कि पहले से उसके पास में 10 लाख रुपए थे, है ना, 10 लाख रुपए उसके पास में पहले से थे, 5 लाख रुपए वो और रेस कर लिया तो उसके कितना हो गया, 15 लाख रुपए जो है वो हो गए। अब रिटर्न जो है वो अगर सेम रहेगा यानी कि 40% रहेगा, यानी कि रिटर्न कितना हो रहा है, 6 लाख रुपए का होने वाला है। अब है कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर क्या होगा। प्लान 1 एंड प्लान 2 यहाँ पे दो डिस्कस प्लान जो है यहाँ पे है। EBIT हमारे कितने रहने वाले हैं, 6 लाख रुपए। अब प्लान 1 में हमारा क्या है ना कि एक में हम लोग इक्विटी इशू कर रहे हैं, एक में हम लोग जो है वो डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि दोनों में ही EBIT हमारा कितना है, 6 लाख रुपए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, तो होता यूँ है ना कि जो हम लोग डिविडेंड पे करते हैं डिवेंचर होल्डर को, उस पर हमें इंटरेस्ट नहीं पे कर, मतलब कि डिवेंचर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसे कि 5% यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि डिवेंचर होल्डर्स जो है उनको यहाँ पे 10% डिवेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं। 10% यानी कि 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपये हमें डिवेंचर में चला जाएगा इंटरेस्ट में, तो ये डिवेंचर का इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पे लग जाए। अब अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा कितना रह जाएगा, या इस केस में 6 लाख रुपए रह जाएगा, इस केस में हमारे पास में कितना रह जाएगा, 5,50,000 रुपये रह जाए। टैक्स हमें 50% पे करना है, यानी कि हम लोग यहाँ पर टैक्स पे करेंगे तो 3 लाख पे करेंगे, यहाँ हम लोग टैक्स पे करेंगे तो 1,75,000 पे करेंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा कितना रह जाएगा, 6 लाख रुपए, यहाँ पे मेरा कितना रह जाएगा, 2,75,000 रुपये। और नंबर ऑफ शेयर, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर मेरे पास में 10 लाख मेरे पास शेयर पहले से ही थे, एक का कीमत जो 100 रुपये था, यानी कि मेरे पास में लगभग 10,000 शेयर्स जो है वो मेरे पास में पहले से थे। हम 5,000 रुपये और 5,000 शेयर और एक्वायर करें, यानी कि टोटल मेरा नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया, 15,000 हो चुका। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे 10,000 शेयर पहले से थे और मेरे 5,000 और जुड़ गए तो ये 15,000 तो हो गए।
लेकिन इस केस में हमारे तो डिविडेंड मतलब कि डिबेंचर इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ शेयर तो यहाँ पे मेरा इंक्रीज होगा नहीं। तो ये 3 लाख को अगर हम लोग डिवाइड करें 15,000 से, तो यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना है मेरा 20 रुपीज़ है। अब जब अगर डिवेंचर यहाँ पे हम लोग ले तो पर अर्निंग पर शेयर हमारा कितना है 27.5 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है उनको 20 रुपीज़ ही मिलेगा, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स है उनको 27.5 रुपीज़ मिलेगा पर शेयर के अकॉर्डिंगली। A company should use plan 2 in order to increase the rate of return on the equity shareholder. कंपनी को जो है वो प्लान 2 पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7.5 रुपीज़ जो है वो पर शेयर कंपनी को मतलब कि शेयर होल्डर्स को जो है वो ज़्यादा पैसे मिल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ इसका। अकाउंट्स का भी डिस्कशन जो है मैं करने वाली हूँ बहुत जल्द। आप लोग हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये आप अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो आपके बेनिफिट वाले कंटिन्यू आने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।